हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। आज हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स की 16वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं और 15 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं साकुशल। और इसी तरह से लगातार आपको एग्जाम तक करंट अफेयर्स की सारी सीरीज मिलती रहेंगी। साथ में आप देख रहे हैं कि करंट के हमने कुछ टॉपिक भी स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे मैंने भी आपको पिछला वाला टॉपिक दिया था प्राकृतिक आपदाओं का, जो भारत में और विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी और चक्रवात आए हैं उनके बारे में आपको हमने बताया था कि जो प्रमुख चक्रवात हैं, हरिकेन है या जो तूफान है, कहाँ पर आए हैं और किस सागर में आए हैं, किन राज्यों को, किन देशों को प्रभावित किया है, ये सारा आपको बताया था। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलेंगे, जैसे चर्चित व्यक्ति हैं, कुछ खेल व्यक्तित्व हैं, पुरस्कार हैं, चर्चित स्थल हैं देश और विदेश के। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी प्रमुख टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और करंट वगैरह आपको देखिए सीरीज वाले ग्रुप में मिल ही रहा होगा, तो सीरीज वाला ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने का पूरा प्रोसेस आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे ऐड होना है। करंट वगैरह पूरा मिलेगा आपको 1 साल का वहाँ पर। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लौंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। आपने सुना होगा कि जब किसी शहर की या किसी राज्य की कोई चीज़ बहुत मशहूर होती है, बहुत फेमस होती है, तो उसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एक लौंग है, वो किस राज्य की लौंग है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर देख लेते हैं, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के लौंग को इसकी सुगंध तथा इसमें पाए जाने वाले सुगंधित तेल के लिए जाना जाता है। इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो कन्याकुमारी में लौंग होती है उसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है, चूंकि उसमें एक सुगंधित तेल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए चूंकि ये अन्य जो लौंगे हैं अन्य राज्यों में मिलती हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के, इसलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्टैग तकनीकी क्या है? वाहन पहचान पत्र, वाहन गति नियंत्रण, ऑटोमेटिक भुगतान प्रणाली या वाहन चालक डिजिटल? आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपकी फास्टैग क्या है? ऑटोमेटिक भुगतान प्रणाली है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2021 से 4 पहिया वाहनों व सभी कॉमर्शियल एवं निजी वाहनों हेतु ऑटोमेटिक भुगतान हेतु फास्टैग नामक डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको पता है कि जब 4 व्हीलर गाड़ियां या जो भी बड़े बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो जब किसी टोल टैक्स से होकर जो गुजरती हैं, जहाँ पर टोल होता है, तो वहाँ पर टोल कलेक्ट करने के लिए पहले क्या था कि फास्टैग सिस्टम नहीं था, वहाँ पर पैसे देने पड़ते थे और इसके बाद वहाँ पर रसीद कटती थी। अब क्या है, ये गाड़ियों के जो है लेफ्ट या राइट में शीशे पर एक टैग लगा दिया जाता है, वो क्यूआर कोड जैसा होता है, तो उसको जो है वहाँ की मशीन होती है वो पढ़ लेती है और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ये जो है डेबिट हो जाता है जितना भी वहाँ पर टोल लगने वाला है, तो आपको वहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 1 जनवरी 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना उत्तर प्रदेश से किस राज्य तक जाएगी? बिहार, उड़ीसा, बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? तो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना है, तो ये कहाँ तक पहुँचेगी? ये आपकी पहुँचेगी उड़ीसा तक। तो ये इसकी जो लंबाई है करीब 2540 किलोमीटर लंबी है और ये उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक पहुँचेगी। और इसमें पूर्वी भारत के 7 शहर यानी कि वाराणसी, रांची, कटक, पटना, जमशेदपुर, भुवनेश्वर एवं कोलकाता में गैस पहुंचाई जाएगी। यानी कि इन 7 जो है शहर हैं पूर्वी भारत के, तो वहां तक गैस की आपूर्ति के लिए ये पाइपलाइन परियोजना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? अहमदाबाद, पुणे, सूरत या फिर बेंगलुरु? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स
देख लेते हैं कौन सा शहर है। और नीति आयोग द्वारा ये बेंगलुरु, इसमें आंसर सही है। इंडेक्स में 2020 के अनुसार 10 लाख आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है, उसके बाद पुणे दूसरे स्थान पर है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी वहाँ पर जो रहने की स्थितियाँ हैं या जो रहने के लायक परिस्थिति होनी चाहिए उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो बेंगलुरु में जो है सबसे अच्छी जो है वहाँ पर रहने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, मतलब आराम से आदमी रह सकता है, तो इसलिए बेंगलुरु को प्रथम स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका श्रेणी में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? दिल्ली, भोपाल, इंदौर या फिर पिपली निचवड़? और आंसर आपका है यहाँ पर इंदौर। 4 मार्च 2021 को नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें इंदौर प्रथम, सूरत दूसरे व भोपाल तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक रहा है, तो इसमें इंदौर जो है प्रथम स्थान पर आया है। क्वेश्चन नंबर 6, 2021-22 में एकीकृत बागवानी मिशन हेतु केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? यानी बागवानी के लिए एकीकृत बागवानी मिशन जो चल रहा है उसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में, देख लेते हैं। ये आपके हैं 2250 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इससे बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2250 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है 2021-22 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर विला परियोजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? मालदीव, गोवा, लक्षद्वीप या फिर दमन दीव? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 2021 को लक्षद्वीप में मालदीव की तर्ज पर वाटर विला परियोजना की घोषणा की गई है। यह भारत की अपनी तरह की परियोजना है। इस परियोजना के तहत पर्यटकों को लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की लागत से वाटर विला स्थापित किया जाएगा। यानी कि लोगों को जो पर्यटन है तो देखने के लिए तो बनाया जाएगा ये वाटर विला। कहाँ पर? लक्षद्वीप में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दंतक परियोजना का संबंध किससे था? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर पाकिस्तान? और ये है आपके भूटान, यहाँ पर आंसर सही है। भूटान में सड़कों एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया था। भारत द्वारा 1961 में 24 अप्रैल को इस परियोजना के 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उन्हें देखिए यहाँ पर जो 1921 लिखा है इसको आप 2021 पढ़ें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशोधन आप कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत द्वारा ये देखिए लिखा है 1961 में 24 अप्रैल को इसको प्रारंभ किया गया था, और ये 1921 नहीं, ये आपका है 2021 में इस जो है परियोजना के 60 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 1921 नहीं, ये आपका 2021 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे। क्लियर, संशोधन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, स्वास्थ्य आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? और आंसर ऐसा हो जाएगा आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग हेतु जून 2021 में यह अभियान शुरू किया गया है। क्या? सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, युद्ध अभ्यास 20 भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सिंगापुर, मालदीव, अमेरिका? देखिए भारत ही चौथा विकल्प लिखते, कुछ और होना चाहिए था। और आंसर आपका यहाँ पर अमेरिका है। तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में संपन्न हुआ है।
ध्यान रखिएगा कहाँ पर, ये आपके राजस्थान में जो बीकानेर फायरिंग रेंज है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, भारत और अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जनवरी 2021 में किस राज्य में पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो देखिए जो पक्षी उत्सव है राज्य के स्तर पर मनाया जाता है जिसका नाम है कलरव। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में और आरओ में भी कई बार आया है प्रश्न ये कि कलरव पक्षी महोत्सव या उत्सव कहाँ यानी कि किस राज्य में मनाया जाता है, और आंसर इसका बिहार हो जाएगा। तो बिहार का पहला वर्ल्ड फेस्टिवल यानी कलरव जनवरी 2021 में शुरू हुआ। ये वर्ल्ड फेस्टिवल जमुई जिले के नागी वर्ल्ड सेंचुरी में मनाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जनवरी मनाया गया था उस समय। तो कहाँ पर? बिहार के जमुई जिले में जो नागी वर्ल्ड सेंचुरी है वहाँ पर इसको मनाया गया है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2021 के दौरान एलोएस तूफान किस देश से टकराया था? मोजाम्बिक, जायरे, म्यांमार या फिर भारत? और आंसर आपका मोजाम्बिक हो जाएगा। 2021 के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात एलोएस मोजाम्बिक देश में स्थित तटीय शहर बेदुरा से टकराया था। एलोइस से बेदुरा व आसपास के क्षेत्रों में 2,50,000 लोग प्रभावित हुए थे, यानी कि इतने करीब 2.5 लाख लोग। तो बहुत ही भयंकर तूफान आया था मोजाम्बिक में, 2.5 लाख लोग जिससे प्रभावित हुए थे। तूफान का नाम था एलोइस तूफान। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मनोज शुक्ला, रवि कुमार खट्टर, राजेंद्र कुमार भंडारी या फिर रमेश चंद्र चौटाल? और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी। तो भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान के लिए राजेंद्र कुमार भंडारी को 2021 का ये पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसका नाम है, भंडारी से आपको दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2021 में किस स्थान पर है? आंसर आपका हो जाएगा 90वें स्थान पर है। ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट 2021 में जुलाई 2021 में जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत को 90वें स्थान पर रखा गया है। जापान को प्रथम स्थान मिला है और सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक का मतलब यह हुआ कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर किस देश के पासपोर्ट में कितनी पावर है, तो इसके आधार पर ये मतलब कि देखा जाता है, रैंकिंग की जाती है। और इसमें ये होता है कि जैसे अगर किसी देश का कोई नागरिक है अगर वो दूसरे देश में जाता है तो किन किन देशों मतलब वो ईजिली जा सकता है, या मतलब जैसे कि वीजा ऑन अराइवल की स्थिति क्या है, तो इस आधार पर तो जापान के लोग विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में मतलब बहुत आसानी से या मतलब वीजा ऑन अराइवल या मतलब जाके वहाँ पर वीजा बनवा ले तुरंत, तो इस तरीके से मतलब यानी कि दूसरे देश में जाने की अनुमति या दूसरे देशों में जाने की सुविधा के आधार पर इसको जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो भारत का स्थान यहाँ पर 90 है, प्रथम आपका जापान, दूसरा सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना लॉन्च की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? और आंसर आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब यानी पीएनबी ने महिलाओं के उत्थान के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत महिला उद्यमी निधि प्रारंभ की है। यानी कि महिला समृद्धि योजना पहले से चल रही थी, उसी में आपकी जो है महिला उद्यमी निधि प्रारंभ की गई है। इसके तहत महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ वही महिलाएं लेंगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। तो ये जो है या इसके तहत यानी महिला उद्यमी निधि योजना है, इसमें महिलाओं को कम जो है ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाएगी ताकि वो अपने उद्यम को अपने जो है किसी भी जो भी उनका स्टार्टअप है उसको वो लॉन्च कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 के दौरान माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश,
गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? और आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माटी कला रोजगार योजना प्रारंभ की है। इसमें इलेक्ट्रिक चाक के साथ ही आवेदकों को 10 लाख रुपए तक का ऋण 25% सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। तो जो माटी, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन बहुत सारे बनाए जाते हैं, जो एक चौक होता है, चौक से जो है एक विशेष समुदाय के लोग इसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा यूपी में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके चाय के कुल्हड़ हो गए, घड़े हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, गमले, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब गाय भी, जैसे कि चाय के जो कुल्हड़ थे मिट्टी के, वहाँ पर आपके देखिए डिस्पोजल आ गए हैं, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत से हर जगह मतलब इन चीज़ों को रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अब जो है इलेक्ट्रिक चाय, यानी वहाँ से इसको नहीं चलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चौक होगा ये। साथ ही अगर कोई ऐसा व्यापार स्टार्ट करता है तो उसको 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और उसमें 25% सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा, ताकि लोग इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। और योजना का नाम क्या है? माटी कला रोजगार योजना, यूपी सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। 8 अप्रैल को, पहला कथन है, 8 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस वर्ष 2021 की थीम थी सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। तो बताइए कौन से कथन सही, कौन से गलत हैं? आंसर आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इसलिए चूंकि 8 अप्रैल को नहीं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ये 1950 से लगातार मनी, 48 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1950 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। और 2021 की थीम थी वो है सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। ठीक है, तो ये पहला कथन यहाँ गलत है, दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सार्थक पहल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या फिर महिला सुरक्षा? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ये शिक्षा से संबंधित है सार्थक पहल। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में मदद करने हेतु शिक्षा मंत्री ने सार्थक पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की समग्र उन्नति सुनिश्चित करना है। तो ये हो गया आपका जो है सार्थक पहल। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में एक जो है एक नदी पर बहुत ऊंचा, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। तो वो देख लेते हैं किस नदी पर है, और आंसर आपका हो जाएगा चेनाब नदी पर। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब पुल के आर्क क्लोजर को पूरा किया, यानी कि बस बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे था, बन गया लगभग। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। चूंकि जानते हैं वहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है, एकदम से पूरा बर्फ है, पहाड़ है, ये सब है ना, दर्रे हैं, घाटियां हैं, तो वहाँ पर ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किसने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी GSAP 1.0 की घोषणा की है? G7 सेबी, वित्त मंत्रालय, RBI या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? और आंसर आपका RBI हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने GSAP 1 यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है GSAP का, की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय बैंक 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोग्राम इससे संबंधित है कि केंद्रीय बैंक 1 ट्रिलियन मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हो गया ये आपका। 21 पर आते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 6 स्तंभों पर आधारित था। निम्न में से कौन सा स्तंभ शामिल नहीं था?
तो आपको पता है कि जो केंद्रीय बजट 2021-22 जारी किया गया था उसके प्रमुख 6 स्तंभ थे और इन्हीं 6 स्तंभों पर पूरा बजट आधारित था, यानी कि उसी को डिस्क्राइब किया गया था। तो उसमें बहुत सारे 6 स्तंभ थे, यानी 6। तो इसमें विकल्प दिए गए, इसमें कौन सा स्तंभ इसमें नहीं था। तो जब तक आपको 6 के 6 स्तंभ पता नहीं होंगे तब तक आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते। तो सही आंसर देख लेते हैं। उसमें आर्थिक भारत का निर्माण नहीं था। 1 फरवरी 2021 को संसद में प्रस्तुत किए गए बजट के 6 आधार स्तंभ थे, जो इस प्रकार हैं, आप नाम से आपके देख सकते हैं। स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी भारत, मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना, नवाचार एवं अनुसंधान तथा विकास, न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन। ये 6 स्तंभ थे जिन पर हमारे जो पूरा केंद्रीय बजट था वो आधारित था। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ईरान, इटली, इराक या फिर भारत? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इटली। तो विला पामफिल्ज, रोम, इटली में, यानी कि रोम में किया गया था। ये विला पामफिल्ज जगह है। 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का विषय था कोविड-19 के खिलाफ एकजुट हों। तो पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित है, कोविड से भी संबंधित है, इसलिए इटली में हुआ था और इसका ये विषय यानी थीम ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? मनीष शाह, अमित शाह, नीलेश शाह या फिर अरविंद शाह? और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नीलेश शाह। तो मई 2021 में IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा निवेश कोष पर समिति का गठन किया गया है। कोटक महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये समिति बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली शतरंज एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? चेस एकेडमी, ये बताइए कहाँ पर होगी? चंडीगढ़ में, पटना में या फिर भुवनेश्वर या फिर लखनऊ में? कहाँ बनाई जाएगी भारत की पहली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न आरओ परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो हाईकोर्ट आरओ हो या सचिवालय आरओ हो, APS में हो, PCS में, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और आंसर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने भुवनेश्वर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। इन्होंने बताया कि उड़ीसा की कीट एंड किस शिक्षण संस्था देश का पहला संस्थान होगा। जो नाम लिखा है देख रहे हैं, कीट एंड किस शिक्षण संस्था है ये उड़ीसा में, तो देश का पहला संस्थान होगा। तो चेस इन स्कूल में, यानी चेस को इन स्कूल्स में अब इसी सत्र से अपने करिकुलम में शामिल करेगा। तो ये संस्था है, इसमें चेस को जो है शामिल, जो इनका पाठ्यक्रम है सिलेबस में, तो उसमें एक विषय के रूप में चेस भी रहेगा, उसके बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, प्रैक्टिकल होगा और बच्चों में जो है चेस के प्रति भावना जागृत की जाएगी ताकि लोग इस खेल के प्रति आकर्षित हों, ताकि इसको और बढ़ावा दिया जा सके। और आज का क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि लास्ट है, देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर गोवा? आप लोग आंसर दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर यहाँ पर कमेंट करिएगा कि आपने जो है कौन सा टिक लगाया था, सही आपका हुआ कि गलत हुआ है। बाकी मैं आंसर बता ही दूंगा अभी। और आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, कभी कभी लाइक भी कर दिया करिए भाई, इतना आपके लिए देखिए मेहनत करते हैं, मैटर बनवाते हैं, PPT बनवाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, तो मतलब बहुत सारी मेहनत हो जाती है। तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, कम से कम कमेंट कर दीजिए कभी कभार अच्छा सा, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। और ये केरल है, तो 300 करोड़ की लागत से भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना है, यानी कि यहाँ पर जो है सभी लोगों के लिए मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेल फीमेल कोई भी हो, जेंडर इक्वलिटी की यहाँ पर बात की गई। इसी उद्देश्य से इस पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा, देश का पहला जेंडर पार्क है। तो इस तरह आज की सीरीज ये समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको देखने के लिए। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट सीरीज आपको जल्दी मिलेगी। बाकी आपको मैटर भी बीच बीच में मिलता रहेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।